हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में मुझे सबसे पहले देखना है इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, सब फर्स्ट चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर फील्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या? इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, चार्जेस की वो प्रॉपर्टी जो किसी भी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करेगी, ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहला चार्ज होता है आपका पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा चार्ज होता है निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल क्या होगा? आपका प्रोटॉन। वैल्यू इज प्लस ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और इसका एग्जांपल नेगेटिव चार्ज का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विच इज़ माइनस ई इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, ई क्या होता है? इट इज़ अ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। इसकी यूनिट क्या होती है? ठीक है, यूनिट। ठीक है, इसकी एक ऐसी क्वांटिटी एंड क्वांटिटी, इसकी यूनिट होती है कूलॉम्ब। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। अब कुछ रिजल्ट्स आप लोग ध्यान रखें। सपोज इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो वो बॉडी कैसी चार्ज्ड है? वो हमारी नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। ठीक है, अगर उसमें प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो वो बॉडी मेरी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। ठीक है, अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, तो वो मेरी बॉडी न्यूट्रल बॉडी है। इट इज़ अ न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग इसकी देख लेते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसके कॉम्बिनेशन क्या क्या हो जाएंगे? लाइक चार्जेस में पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अनलाइक चार्जेस में क्या हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह के आपके चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, जो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं इसका। अच्छा, ये अट्रैक्ट किस फॉर्म में करेंगे? सपोज ये मेरे पास दो चार्जेस हैं। ठीक है, ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q2 है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस में ही अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेंगे। ठीक है, तो अवे फ्रॉम द लाइन। ठीक है, दिस इज अवे फ्रॉम द लाइन रिपेल ईच अदर। ठीक है, अगर सपोज मेरे पास ये मेरे चार्जेस हैं, ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q2 है। ठीक है, तो अगर ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये लाइन में ही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, विच इज टूवर्ड्स ईच अदर अट्रैक्ट। ठीक है, अब हम लोग इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। व्हाट इज सेकंड प्रॉपर्टी? एडिटिविटी नेचर। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी नेचर। ठीक है, एडिटिविटी नेचर क्या बोलता है? सपोज इसका जो चार्ज होगा, चूँकि स्केलर होता है, तो ये बिल्कुल एल्जेब्रिक फॉर्म में ही ऐड किया जाता है। ठीक है, एल्जेब्रिक सम होता है ये ऑल चार्जेस। ठीक है, एल्जेब्रिक सम। ठीक है, अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस।
ये एक प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि चार्जेस जो है जो इंक्रीज़ करते हैं तो वो एक इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में ही इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, या तो वो पॉजिटिव में इंक्रीज़ करेंगे या तो माइनस में, ठीक है। तो जैसे ये मेरे ई की वैल्यू क्या होगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अगर मैंने किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए हैं, ठीक है, ये मेरी कोई बॉडी है, इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये बॉडी मेरी कैसी होगी, ये मेरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, चार्ज बॉडी, ठीक है। अगर मैंने सपोज ये किसी बॉडी, इसमें इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिए हैं, ठीक है, ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिए, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं, ठीक है। दिस इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो वो मेरी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि सपोज़ मैंने किसी बॉडी में मैंने 5 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दिए तो ठीक है, तो इसमें अगर मैंने उसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो मेरी बॉडी का चार्ज क्या हो जाएगा, -5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है, अगर मैंने इससे 6 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए, अगर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर कर दिए तो मेरी बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इसमें कितना चार्ज आ गया, +6e, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, अगली प्रॉपर्टीज़ की देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। व्हाट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या बोलता है, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं चार्जेस can neither be created nor be destroyed, ठीक है। अगर दो बॉडी इक्वल साइज की हैं, ठीक है, तो इन बॉडी को अगर मैं किसी वायर से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो इनमें जो चार्ज, अगर सपोज इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, ठीक है, तो जब इसको मैं सेपरेट करूंगी तो इस पर जो चार्ज आएगा Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2, ये चार्जेस कहीं पे भी लॉस नहीं होंगे, ठीक है, मतलब ये आपस में ही आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे इनमें, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। व्हाट इज मेथड ऑफ चार्जिंग? मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग मेथड कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला होता है मेरा फ्रिक्शन मेथड। फर्स्ट इज फ्रिक्शन मेथड। जब हम दो सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है उसी के थ्रू हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग ब्लैंकेट वगैरह आप लोग कभी कभी देखते होंगे स्पार्कल होते हैं, ठीक है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे गैस में भी कभी कभी वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो सेकेंड इज़ माई इंडक्शन मेथड, ठीक है, सेकेंड मेरा प्रोसेस होता है इंडक्शन मेथड। इसको हम लोग कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं विदाउट टच अगर हम चार्जेस को इंड्यूस कर रहे हैं तो वो मेरा इंडक्शन मेथड है। थर्ड है मेरा कंडक्शन मेथड मीन्स विथ टच, ठीक है। अब आप लोग जरा इंडक्शन मेथड के थ्रू एक चार्जिंग का प्रोसेस देख लीजिए। सपोज मेरे पास इंडक्शन कैसे कराते हैं, मेरा फर्स्ट इज इंडक्शन। हाउ यू विल डू द इंडक्शन, ठीक है। सपोज़ आपके पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसको आपको चार्ज करना है, ठीक है, ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर इस कंडक्टर को चार्ज करना है तो एक पॉजिटिव रॉड आप इसके पास लेकर के आएंगे, ठीक है। पॉजिटिव रॉड से क्या होगा, इस कंडक्टर में जितने भी, आपको पता है इसमें आयंस बहुत सारे होते हैं, 10⁻28 आयंस पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे इस कंडक्टर में एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करे तो इसकी एक साइड पे नेगेटिव आएगा, दूसरी साइड पे इसको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब चूंकि मुझे इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव, इसको मुझे अर्थ करना पड़ेगा। अर्थ क्या करता है, शेयर कर लेता है सारे इलेक्ट्रॉन्स को, जो भी आपकी बॉडी में एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो प्लस ही हो चाहे वो माइनस हो, वो उसको शेयर कर लेता है, ठीक है। तो जब हम इसको इस बॉडी को कंडक्टर को अर्थ कर देंगे तो इसका जितना एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है वो सारा इसका अर्थ में चला जाएगा। इसको मैंने कर दिया अर्थ, ठीक है। और इसमें रॉड अभी भी लगी हुई है, ठीक है, इस पे रॉड पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे इस कंडक्टर को नेगेटिवली चार्ज करना है, ठीक है। तो अब मैं अर्थिंग को हटा दूँगी, ठीक है। अर्थिंग को हटाऊँगी तो भी अर्थिंग को हटाने के बाद भी इसका जो नेगेटिव चार्ज है एक साइड पर ही रहेगा, ठीक है। जब मैं ये रॉड अगले नेक्स्ट सिस्टम, ये मेरा पहला प्रोसेस है, ये मेरा सेकंड प्रोसेस है, ये मेरा थर्ड प्रोसेस है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब मैं इस रॉड को हटा दूंगी। अब अगर मैं इस रॉड को हटा दूंगी तो मेरा ये जो चार्ज है पूरे कंडक्टर में फैल जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये मेरी बॉडी कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि जैसे कि अगर अच्छा ये
ये मेरे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या ये किसी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, ये कोई आपकी न्यूट्रल बॉडी है, क्या अट्रैक्ट करेगा? हाँ करेगा, ठीक है। उतने फोर्स से नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन अट्रैक्ट जरूर करेगा, ठीक है। लेकिन जब कोई पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज बॉडी जब किसी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो वो अट्रैक्ट तो करती है लेकिन रिपेल कभी नहीं करती है, ठीक है। तो नेवर रिपेल बट अट्रैक्ट, ठीक है। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है वो मेरा है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलॉम्स ने क्या बताया, ठीक है। कूलॉम्स ने बताया कि दो चार्ज अगर किसी डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, ठीक है, ये दोनों चार्ज हैं आपकी Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। ये चार्ज अगर ये किसी डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, ठीक है, इनकी फोर्स कैसे निकालेंगे आप लोग? इसकी जो फोर्स होगी वो इनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, Q1 Q2, ठीक है। और इनके जो बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये दोनों इक्वेशन को जब उसने कंबाइन किया कूलॉम ने, ठीक है, तो इसको इस तरह से इन्होंने किया है Q1 Q2 अपॉन का आर स्क्वायर। जब इन्होंने प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये के की वैल्यू जो थी, ये जो मेरा के था ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10 टू द पावर 9 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई फोर्स की, ठीक है। तो ये इट इज़ गिवन बाय कूलॉम। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। कूलॉम ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें उन्होंने देखा था ये, ठीक है। अब हम लोग इसका ये निकाल सकते हैं कि ये जो के होता है ये क्या होता है, ये डाइलेक्ट्रिक होता है, ठीक है। इट इज़ अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो हम लोग फोर्स का एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं इस तरह से लिख सकते हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई का आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मीडियम पे डिपेंड करेगा, के डिपेंड्स ऑन मीडियम। आपका मीडियम अगर वैक्यूम होगा तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है आपका ये वैक्यूम के लिए है, ठीक है। अब हम लोग इसमें मीडियम की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर के की वैल्यू मुझे निकालनी हो, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू आप लोग देखिए 8.85 × 10 टू द पावर -12, ठीक है। यहाँ पे मेरा हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा तो मेरा हो जाएगा इसकी जो यूनिट आ जाएगी कूलॉम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर। इट इज़ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू ऑफ के की बात करते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ के की ये परमिटिविटी आप लोगों ने ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसको एक नाम और देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मुझे मीडियम की निकालनी होगी, मीडियम, ठीक है, और यहाँ पे मैं वैक्यूम की बात कर लूँ, ठीक है। तो वैक्यूम की क्या होती है, के = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम की बात करनी होगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा जो एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा, ठीक है। अब हम लोग फोर्स का अगर हम लोग एक्सप्रेशन ड्राइव करना, अगर मुझे फोर्स की वैक्यूम में एक्सप्रेशन लिखना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर मुझे मीडियम का एक्सप्रेशन लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे अगर इनका जो है रिलेटिव में मुझे अगर इसका निकालना पड़ेगा कि अगर ये वैक्यूम, और जब मैं किसी फोर्स को वैक्यूम में कैलकुलेट करती हूँ और जब उसमें मैं कोई मीडियम डाल लेती हूँ तो फोर्स किस तरह से बढ़ती है या घटती है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसको जो है आपस में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपने ये देखा कि अगर हम Q1 और Q2 का प्रोडक्ट अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ इफ़ Q1 एंड Q2 प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 इज इंक्रीजेस, ठीक है, तो आपका F भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर R2 को आपने अगर आपने आर स्क्वायर की वैल्यू को बढ़ा दिया, ठीक है, तो आपका फोर्स जो है डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? परमिटिविटी इसको हम लोग बोलते हैं ER, और हम लोग यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये आपका रिलेटिव, ठीक है। इसको दो नाम होते हैं,
ठीक है। ई रिलेटिव किस तरह से निकाल सकते हैं, के आपका क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम एंड डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, ठीक है। तो के की वैल्यू हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई का R स्क्वायर अपॉन का 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका कैंसिल आउट हो तो आपका के की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही आपका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी होगी, ठीक है। ER की वैल्यू, यही आपकी के की वैल्यू होगी। तो आपकी के की वैल्यू किस तरह से डिपेंड कर रही है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो FM की वैल्यू अगर मैं मीडियम में निकालूँ तो किस तरह से ये घट रही है, ठीक है। आपकी जो फोर्स वैक्यूम में आप लोग निकालेंगे तो उसका 1/k टाइम्स ये डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो आप लोग हम इसके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आई एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। एक एक्सप्रेशन आपका ये है के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब आप मीडियम की फोर्स निकालेंगे तो वो वैक्यूम की फोर्स का 1/k टाइम्स आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम लॉ। The first limitation is it is only valid for पॉइंट चार्जेस, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन होगी। सेकंड लिमिटेशन क्या होगी, इसकी डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से अबव होनी चाहिए। द सेपरेशन बिटवीन दैम, ठीक है, इसको इस तरह से लिखें, द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, द सेपरेशन between the charges must be greater than 10⁻⁻15 मीटर। क्यों 10⁻⁻15? क्योंकि अगर 10⁻15 मीटर से कम की डिस्टेंस हो गई ना तो वो एक न्यूक्लियर फोर्स लगने लगता है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स एक्ट लेस देन 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। इसलिए इसकी ये सेकंड लिमिटेशन हो गई, ठीक है। जो फोर्स है, थर्ड लिमिटेशन इसकी ये है कि जो आपकी फोर्स एक्ट करेगी, द फोर्स एक्ट बिटवीन द टू चार्जेस, द फोर्स एक्ट बिटवीन चार्जेस will be the line joining two charges, line joining two चार्जेस, ठीक है। तो आपने इसकी 3 लिमिटेशन आप लोगों ने देख ली, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो आपका जो कूलॉम्स लॉ होता है ये कहीं ना कहीं एक्शन रिएक्शन को भी फॉलो करता है, ठीक है। जब आप इसकी फोर्स की एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है, तो इनकी जो फोर्स आती है, सपोज अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं आपके, ये +Q1 है, ये +Q2 है, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो ठीक है। तो आपका ये जो फोर्स एक्सप्रेशन हो गया कहीं ना कहीं इस तरह से आता है, -2(1), ठीक है। तो ये एक तरह का ये शो करता है कि F21 नेगेटिव, ठीक है। जितना मतलब ये चार्ज जितना उधर भाग रहा है उतना ही इधर से चार्ज जो फोर्स लग रही है वो इधर भाग रहा है, ठीक है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनकी जो फोर्स है कहीं ना कहीं न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो फोर्स जो कि हमें पता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं इस तरह से लिखेंगे, ये आपके दो चार्जेस पड़े हुए हैं, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको फोर्स निकालनी है, ठीक है। ये आपका R2 वेक्टर है, ये आपका R1 वेक्टर है, ठीक है। ये आपका R वेक्टर है, यहाँ पे आपका Q है, ठीक है। तो जब इनका पोजीशन वेक्टर आप लोग निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका आएगा R - R2 वेक्टर, ये आएगा आपका R - R1 वेक्टर, ठीक है। ये इसका पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने इसका कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब हम लोग अगर इसकी फोर्स लिखेंगे तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, F1 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q अपॉन का R - R1 वेक्टर का होल स्क्वायर, R - R1
कैप, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन भी लिखी मैंने इसमें, r माइनस r1, ठीक है, इन सब ये इस वेक्टर का इनका कैप होगा, ठीक है। F2 वेक्टर, F2 की डायरेक्शन आप लोग लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे F इक्वल टू K Q1 K Q2 Q पॉन r माइनस r2 वेक्टर, r वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इसका स्क्वायर एंड r वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इसका कैप। ये आपने डायरेक्शन के साथ इसकी फोर्स लिख ली, ठीक है। तो अगर हम इसकी टोटल फोर्स निकालें, टोटल फोर्स इज़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है। तो इसकी टोटल फोर्स आएगी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है। ये हो गया इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, सपोज ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, ये क्यू सोर्स चार्ज है, ये है हमारा सोर्स चार्ज, ठीक है। तो इसके आसपास जो फील्ड है, तो हम लोग इस फील्ड में अगर मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, इसका जो नेचर होगा, ये सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो क्यू नॉट ये आपका टेस्ट चार्ज है, ठीक है, ये आपका जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ऑलवेज। हम लोग सारी जितनी भी कैलकुलेशन है सब इस पॉजिटिव लेकर ही करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज, द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज इन विच अ टेस्ट चार्ज or the space around the test charge in which a test charge will experience a force is called electric field, ठीक है। It is a electric field। आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये भी बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये बहुत स्मॉल होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल इसलिए भी लिया जाता है ताकि ये जो टेस्ट चार्ज इस पर हम लोग सारी कैलकुलेशन करेंगे ये अपनी फील्ड ना जनरेट कर पाए, ठीक है। हम लोग चूँकि सोर्स चार्ज के उस पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये टेस्ट चार्ज की कोई फील्ड नहीं बननी चाहिए, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इज़ स्मॉल, ठीक है, मैग्नीट्यूड इज़ स्मॉल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोग किस एक्सप्रेशन से डिफाइन कर सकते हैं? द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो हम लोग इसमें एक तरह से और भी फोर्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास दो चार्जेस हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई क्यू नॉट, ठीक है, ये आर स्क्वायर, ये क्यू नॉट विल बी कैंसिल आउट, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हैज़ देयर एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने एक्सप्रेशन देखा, ये न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इसकी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई मेरी? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ई? इट इज़ द न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं, डायमेंशन ऑफ ई, ठीक है। तो न्यूटन की क्या होती है? mL/t-2, कूलम की 80, ठीक है। आप लोग इसको निकाल सकते हैं mL/t-3a-1 हैज़ द डायमेंशन ऑफ, ठीक है। अब हैज़ द डायमेंशन ऑफ ई, और ये कैसी क्वांटिटी? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ अ डायरेक्शन, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अगर मुझे ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, इससे आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, ठीक है। इसका तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो ये पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे, तो अपनी फोर्स ऑफ एक्सप्रेशन को हम लोग देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। फोर्स का एक्सप्रेशन आप लोग लिख सकते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर एंड क्यू नॉट विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। हेयर विल नॉट बी स्क्वायर, ठीक है। क्यू नॉट विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ पर निकाल लिए हैं, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आपने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स
ऑन सोर्स चार्ज, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रही है, ना कि आपकी टेस्ट चार्ज पे। डू नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज, डू नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब हम लोग इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं एक बार। इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव है, ये प्लेट आपकी पॉजिटिव है, ठीक है, ये आपकी नेगेटिव है, ठीक है। अगर मुझे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज यहाँ पे मुझे निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक टेस्ट चार्ज रखूँगी, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्या मैंने रखा, मुझे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ मैंने पॉजिटिव 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 कैसे होंगे, रिपल करेंगे ना यहाँ पे आपस में, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से निगेटिव की तरह, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, हमें जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो हमेशा वहाँ पे टेस्ट चार्ज रख के हम लोग देखेंगे कि हम लोग के मतलब फोर्स कैसी आ रही है, तो ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्शन इसकी निकाली है पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसके बीच में प्लेस्ड कर दिया जाए, ठीक है। ये मेरे पास कोई प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर मेरे पास है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके बीच में अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रखूँगा, मेरे पास नेगेटिव चार्ज रखूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस पर एक फोर्स लगने वाली है, ठीक है, एक समय QE फोर्स लगेगी, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी यहाँ पे। और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज प्लेस करती हूँ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज करूँ तो ये मेरा माइनस ऑफ Q, ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक तरह से फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे Q नॉट E, F इज इक्वल टू Q नॉट E। यहाँ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देख लेते हैं, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला चार्ज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कोई चार्ज है तो आपके बिल्कुल एक लीनियरली आपका इसमें फैला हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी डेंसिटी की बात करनी पड़ेगी, ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो आपकी L है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड बाय लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या होगा, इस पर जितना चार्ज है, ये सपोज इस पर चार्ज Q है तो Q बाई L जो लेंथ पे डिफाइंड है, ठीक है, ठीक है। अगर मुझे इसकी जो यूनिट निकालनी होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी की, तो ये होगी हमारी कूलॉम पर मीटर, ठीक है। अगर मुझे सपोज़ अगर कोई मुझे इसका अगर मुझे फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे, इसका स्मॉल पार्ट देख लेंगे, ठीक है। छोटा सा फोर्स अगर मैं निकालूँ, उसको इंटीग्रेट कर दूँ 0 से L के बीच में, ठीक है, तो हम उसको सब कुछ निकाल सकते हैं। तो DF मेरा आ जाएगा K, ठीक है। इसका छोटा सा पार्ट ले लेंगे, ठीक है। इससे एक R डिस्टेंस पे एक हम लोग टेस्ट चार्ज रख के, ठीक है, R डिस्टेंस पे टेस्ट चार्ज रखें, यहाँ का एक DQ चार्ज लेकर के हम लोग इसको फोर्स कैलकुलेट करेंगे, K DQ Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, ठीक है। अब इस फोर्स को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, DF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ K DQ Q बाई R स्क्वायर R कैप, ठीक है। तो हम लोग इसकी फोर्स को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेरा आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस के अलॉन्ग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपका कोई भी चार्ज एक सरफेस पे फैला हुआ है, सपोज ये मेरी कोई प्लेट है, इस पर मेरा चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो मेरी डिफाइन होती है, ठीक है, ये है मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको हम लोग सिग्मा से डिफाइन करते हैं। सिग्मा क्या होता है, इस पर टोटल चार्ज Q है, इसका एरिया A है, तो Q बाई A, ठीक है। अगर छोटे से पार्ट की बात हो रही है तो DQ बाई DA, यूनिट इसकी क्या होगी, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। अब अगला डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपकी प्लेट थी,
ठीक है, इसमें एरिया की बात हुई थी। अब हम लोग एक स्फेयर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इस स्फेयर में पूरा जो है यूनिफॉर्मली चार्ज इसमें फैला हुआ है। तो इस पे जब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की हम लोग बात करेंगे, इट इज़ अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस पे चार्ज है हमारा Q, ठीक है, वॉल्यूम है इसका V। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो निकालेंगे तो Q बाई V। ठीक है, इसका जो यूनिट आएगा आपका कूलॉम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by small distance is called electric dipole। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है, ये 2a डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट आपके डिफाइन हो गए, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये इसका स्मॉल p वेक्टर होता है। ठीक है, ये एक स्मॉल p वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग डिफाइन करते हैं, स्मॉल p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू 2a। ठीक है, इट इज़ द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, ये कैसी है क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन यू कैन डिफाइन दैट नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, किसी भी डाइपोल की एक्सियल फील्ड पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सपोज मेरे पास एक डाइपोल है। ठीक है, ये मेरा प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इनके बीच की डिस्टेंस 2 है। ठीक है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है एक्सियल डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पुट करूँगी। ठीक है, उस पर हम लोग सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये मेरा जो पहले चार्ज की जो डिस्टेंस आ जाएगी x माइनस ए हो जाएगी। ठीक है, और ये जो मेरी डिस्टेंस होगी x माइनस ए होगी, और यहाँ से जो डिस्टेंस होगी मेरी ये होगी x प्लस ए, ये प्लस वाले चार्ज से प्लस क्यू से, ये होगी माइनस क्यू से। ठीक है, तो ये मेरा x माइनस है, x प्लस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ये देखिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से रिपेल करेगी, तो ये इधर डायरेक्शन होगी। ये अगर आपका पॉइंट A है, ये अगर आपका पॉइंट B है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगी B की वजह से होगी, जो B की वजह से होगी वो अंदर की तरफ होगी। ठीक है, तो ये आपका EB होगा, बाहर की तरफ EA होगा, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे EA की वैल्यू निकाल सकते हैं। EA हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, EA इज इक्वल टू KQ बाई A की फील्ड क्या, x प्लस ए का होल स्क्वायर। EB हम लोग निकाल सकते हैं KQ अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो EB माइनस ए EA। ठीक है, क्यों किया मैंने, क्योंकि EB यहाँ से पास में है, अगर डिस्टेंस कम होगी ना तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इस वजह से निकाला। अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट आप लोग करें, मैं डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक क्विक रिविजन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया इसका। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे x इज़ मच ग्रेटर देन a। ठीक है, शॉर्ट डाइपोल के लिए x बहुत ही बड़ा है, उसके बीच की डिस्टेंस, तो हम लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2 kp वेक्टर बाई एक्स क्यू। ठीक है, अब आप लोग ये देख रहे हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कौन सी है, हम लोगों ने इस फिगर में देखेंगे, जो बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो पास में होगी। ठीक है, तो बी अगर जाता है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि E का जो डिपेंडेंस है 1/x³ के है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे पता चला है E वेक्टर एंड स्मॉल p वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन।
ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ई एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग कैसे लेंगे, सपोज मेरे पास ये डायपोल है, ये मेरा प्लस क्यू है माइनस क्यू है, इनके बीच की डिस्टेंस आपकी 2a है। ठीक है, इससे एक परपेंडिकुलर एक पॉइंट P है, इससे इसकी जो डिस्टेंस आएगी, ठीक है, ये x डिस्टेंस पे है P पॉइंट। ठीक है, तो ये आएगा x² प्लस a², इससे इसकी डिस्टेंस मैं निकालूंगा √x² प्लस a²। ठीक है, इस अगर मैं यहाँ पे प्लस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूँगी तो ये इसकी वजह से ये अट्रैक्ट करेगा और इसकी वजह से ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये अगर मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा ई बी है, तो ये मेरा होगा ई बी, ये मेरा होगा ई ए। अब इसको कंपोनेंट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरा होगा, यहाँ पे जो मेरा होगा वो ई ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, ये मेरा होगा ई ए साइन थीटा। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए कि अगर ये जो ई बी होगा इसका थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ई बी कॉस थीटा होगा, ई बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये होगा, एक तो ई बी कॉस थीटा, यहाँ होगा मेरा ई बी साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने पूरा फिगर इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 2 ई ए कॉस थीटा आएगी ना, क्योंकि ई ए और ई बी, क्योंकि ई ए इज इक्वल टू ई बी, ये इनका मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है। ठीक है, x√x² इनकी डिस्टेंस है तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ई ए साइन थीटा, ई बी साइन थीटा विल भी कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डेल्टा 2 ई ए कॉस थीटा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल सकते के पी वेक्टर अपॉन x² प्लस a² की पावर 3/2, ये आपका एक्सप्रेशन है इसका। ठीक है, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। अच्छा, ये देखिए इस पर नेगेटिव क्यों आया है, नेगेटिव क्यों आया, पहले आप ये देखिए कि जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो किस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, मेरे डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरफ नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, लेकिन हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो रही है वो तो इधर आ रही है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमारा जो डाइपोल इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है इक्वेटोरियल पॉइंट पर वो नेगेटिव आई है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, अगर x इज मच 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 ग्रेटर देन a तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिफाइन कर सकते हैं माइनस के पी वैक्टर अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं e की जो डिपेंडेंसी आ रही है 1/x³ पे आ रही है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसकी डायरेक्शन में e एंड स्मॉल p वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब थीटा इनके बीच का जो है वो 180 डिग्री पे है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म फील्ड। सपोज ये मेरे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस पर एक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, आपको ये पता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्यू ई वेक्टर। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट, नेगेटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस क्यू ई। ठीक है, अब इसमें ये देखिए ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है 2 है। ठीक है, अब ये डाइपोल जो रखा हुआ है ये मेरा जो है थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये अगर थीटा है, ठीक है, तो यहाँ का जो मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा 2a साइन थीटा होगा। ठीक है, तो मैंने फोर्स के बीच के डिस्टेंस निकाले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसमें जो टॉर्क पहले तो इसमें एफ नेट 0 हो गया क्योंकि इधर क्यू ई लग रहा है, इधर क्यू ई, तो इसका एफ नेट हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं टॉर्क। टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क लगती कब है। ठीक है, टॉर्क होती क्या है, टॉर्क इज़ अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब फोर्स ऐसे एक डिस्टेंस पे लगे हों, ठीक है, और वो एक अपोजिट में हो और उसमें जो है टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर दे, तो ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारी क्या है, क्यू ई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2a साइन थीटा है। ठीक है, तो पी क्यू इंटू 2a क्या होता है, हम लोगों को पता है, हम लोग डाइपोल मोमेंट में क्यू इंटू 2a, ये होता है मेरा डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्मॉल p वेक्टर। ठीक है, अभी हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ठीक है, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। ठीक है, ये मेरी टॉर्क है। ठीक है, अब साइन थीटा कब आएगा, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में तो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ठीक है, इसको इस तरह से निकाल, अगर
ठीक है, अगर आपका ये जो टॉर्क है, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E। आपको पता है ना, P से E की तरफ अब जब हम लोग मुड़ेंगे, ठीक है, P की डायरेक्शन क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव होती है, E की डायरेक्शन में जब हम लोग घूमेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक, तो इसका जो टॉर्क आपको निकाल लेंगे राइट हैंड रूल से, ठीक है। अब तो हमारा यहाँ पे जो है टॉर्क है हमारा PE साइन थीटा, ठीक है, आपकी टॉर्क की वैल्यू आई है इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ठीक है। इफ़ डाइपोल, अगर हम लोग इसकी कंडीशन दें, इफ़ डाइपोल इज पैरेलल टू E, अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हो तो इसका थीटा हो जाएगा 0, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, साइन 0 भी 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब टॉर्क मेरा कितना हो जाएगा 0, जो मिनिमम टॉर्क है, मिनिमम टॉर्क, ठीक है, ये इसका फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब हम लोग सेकंड देख लेते हैं, अगर टॉर्क जो है परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है, इफ़ अगर मेरा आपका डाइपोल जो है, डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो थीटा मेरा हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 हो जाएगा मेरा 1, ठीक है, तो टॉर्क मेरा कितना आ जाएगा 1, विच इज़ मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इट इज़ द पाथ फॉलोड बाय द, यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज़ द path followed by unit positive test charge when placed in an electric फील्ड, ठीक है। तो ये इसके मतलब सपोज मुझे पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, तो मुझे इसके पास में एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये कैसा होगा, ये आपस में रिपेल करेगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, ये आपका फर्स्ट। अब हम लोग नेगेटिव चार्ज की ड्रॉ कर लेते हैं। नेगेटिव चार्ज की कैसी होंगी, ठीक है, सपोज मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, सेकंड मेरा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसके पास अगर मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगी, ठीक है, तो ये कैसा होगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये कैसा होगा, ये रेडियली इनवर्ड होगा। इट इज़ द नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड, ठीक है, इसकी जो फील्ड लाइंस होगी रेडियली इनवर्ड होगी। अब हम लोग एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका डाइपोल है, ठीक है, इस पर 2a डिस्टेंस पे है, पॉजिटिव से मुझे पता है, पॉजिटिव से आपकी फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और नेगेटिव से जाके एंटर होती हैं, तो ये आपकी जो हो जाएंगी डाइपोल, एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, पॉजिटिव से निकलेंगी, ठीक है, नेगेटिव पे एंटर करेंगी, ठीक है। ये हम लोगों ने जितनी फील्ड लाइन यहाँ से निकलेंगी उतनी फील्ड लाइन नेगेटिव में एंटर करेंगी, ठीक है, ये एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक है, ये हम लोगों ने एक डाइपोल है। अच्छा, जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप लोग डायरेक्शन निकालेंगे, देन वी विल ड्रॉ अ टेंजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विल बी obtained by tangent drawn in the इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जब आप कोई टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, तो वही जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और ये जो होती हैं ये कॉन्टिन्यूस कर्व होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व, ठीक है, ये सीधे इन्फिनिटी पे जाके एंड होती हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस कर्व, ठीक है, कहीं ब्रेक नहीं होती हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस कर्व होती है। अब सपोज मेरे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर जब मैंने ये एक हॉलो कंडक्टर है, ठीक है, हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अब इसके सरफेस पे सारा चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज इसका पड़ा हुआ है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से परपेंडिकुलर होगी, इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ई इनसाइड हम लोग यहाँ जान सकते हैं, ई इनसाइड होगा मेरा 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द surface to the conductor, surface to of the
कंडक्टर, ठीक है, इस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब सपोज मुझे कोई दो पॉजिटिव चार्ज है, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मुझे ड्रॉ करनी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, आउटवर्ड होंगी, दो पॉजिटिव चार्ज की रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ठीक है, सेम चार्जेस है ना, तो इसमें आपस में एक दूसरे को रिपेल करें। तो ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। दो पॉजिटिव अगर उनकी वैल्यूज सेम है, तो आपको जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपने इधर से आउट की हैं, उतनी ही आप उधर से भी आउट करेंगे, ठीक है। डाइपोल आप लोग ड्रॉ करेंगे तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो जितनी फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से निकलेंगी उतनी फील्ड लाइन्स निगेटिव पे एंटर करेंगी, ठीक है। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है वो है मेरा एरिया वेक्टर, इट इज़ द एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया सबसे पहले तो एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये मेरे पास कोई सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। कोई भी एरिया है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर आपको निकालना है ए इंटू एन कैप, ठीक है। ये आपकी कोई आप कैसे भी सरफेस ड्रॉ करते हैं उसके परपेंडिकुलर ही होगा उसका एरिया वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात है, क्योंकि एरिया वेक्टर आप लोगों ने जान लिया, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके नॉर्मली पास करेंगे, ठीक है, वही उसका फ्लक्स होगा नॉर्मली, ठीक है। सपोज ये मेरे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसका एरिया वेक्टर ये है, तो फाई यू कैन डिफाइन दैट, ठीक है, ई और ए का प्रोडक्ट में, ठीक है। फाई एक आपकी स्केलर क्वांटिटी, तो आप इसको जो है डॉट प्रोडक्ट से भी, अगर सपोज ये मेरा कोई ये मेरी कोई सरफेस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर मेरा इस तरह से जा रहा है, ठीक है, ये आपका एरिया वेक्टर है, ये एक थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो आपका ये जो एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो ए कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो आप लोग फाई को लिख सकते हैं, फाई यू कैन डिफाइन ई ए कॉस थीटा। अब ये बताइए कॉस थीटा किसके कंपोनेंट होता है, ठीक है। अगर आपको कॉस थीटा डिफाइन करना होगा तो ये कैसी कि मतलब ये एक स्केलर है कि स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसमें ये भी ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको ये पता है डॉट प्रोडक्ट में ही कॉस थीटा आता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर, ठीक है। फाई आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, सबसे पहली चीज़ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट का न्यूटन पर कूलॉम्ब मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी फाई की यूनिट ये आ गई, ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ फाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी न्यूटन पर कूलॉम्ब, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से आपके फाई की भी हम लोगों ने यूनिट निकाली न्यूटन पर कूलॉम्ब, ठीक है। अब आपको ये पता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फाई आप लोग डिफाइन कर सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आपका हो गया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपको कोई इरेगुलर सरफेस है, ठीक है, तो आप उसका छोटा सा पार्ट काट करके, ठीक है, ये इसका जो है एरिया आप लोगों ने काट लिया डी ए, ठीक है, आप इसके छोटा सा उसका फ्लक्स निकालेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। फिर आप इस फाई को इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको डी फाई को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका पूरे उसका फ्लक्स आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए वेक्टर। इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अगर अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक गॉस थ्योरम, ठीक है। तो सपोज़ मेरे पास ये कोई चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, तो गॉस थ्योरम मेरी क्या बोलती है, ठीक है, द टोटल फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल, तो हम लोग गॉस थ्योरम बोलती क्या, इसका स्टेटमेंट सबसे पहले स्टेटमेंट, the total flux is defined as 1 by epsilon naught times of charge enclosed,
ठीक है, जितना चार्ज वो इनक्लोज करेगा। ठीक है, सपोज अगर इसके अंदर सिर्फ क्यू चार्ज है तो इसका जो फाई डिफाइन होगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सपोज मेरे पास ये कोई दूसरी सरफेस है, यहाँ पे 4Q चार्ज है, यहाँ पे 5Q चार्ज है। ठीक है, इसके बाहर 6Q का चार्ज पड़ा हुआ, तो यहाँ पे जो फ्लक्स हम लोग डिफाइन करेंगे तो 9Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से फ्लक्स इसका डिफाइन होगा। ठीक है, अब हम लोग बताते हैं गॉसियन सरफेस क्या होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा गॉसियन सरफेस। ये मेरे पास सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट चार्ज की गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये आपका पॉइंट चार्ज है। ठीक है, अगर ये आपका पॉइंट चार्ज है, सपोज ये आपका +Q चार्ज है। ठीक है, ये आपका +Q चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, इसकी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी जो इसको मतलब एक बराबर तरीके से, तो इसकी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगी, स्फेरिकल। ठीक है, इस चार्ज को इक्वली इनक्लोज कर ले। ठीक है, हर जगह से सिमेट्रिकली। तो पॉइंट चार्ज की जो गॉसियन सरफेस है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगी। ठीक है, अगली है लाइन चार्ज की, सेकंड है लाइन चार्ज। यह आपका लाइन चार्ज है, इसकी जो अगर मुझे गॉसियन सरफेस तो ये सिलेंड्रिकल होगी। ठीक है, इसकी जो ये होगी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, अब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है मेरे पास, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका वायर है कोई पॉजिटिव। ठीक है, आपको इसकी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना आ गया। ठीक है, ये इसकी गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये इसकी गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ कर ली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है। एरिया वेक्टर इसका एन कैप होगा, ये इसका एरिया वेक्टर है। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका एरिया वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आपकी 3 सरफेस हैं, एक तो ये पहली सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है, ये तीसरी सरफेस है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं φ1 और φ3। φ1 = φ3, ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा जो है 90 डिग्री, ई और ए के बीच का एंगल है 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू आप लोग जानते हैं, कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। अब मुझे सारी कैलकुलेशन करनी है φ2 के लिए, तो ई और ए होगा φ2, थीटा हमारा 0 है। ठीक है, इसलिए ये आया। अब φ2 मेरा क्या आ गया? E × 2πRL। ठीक है, अब हमको नेट फ्लक्स निकालना है, तो φ = φ1 + φ2 + φ3। ठीक है, तो φ मेरा आ जाएगा E × 2πRL। ठीक है, अब आपको पता है चूँकि ये सारा चार्ज जो पड़ा हुआ है मेरा उस पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमको ये पता है कि 5 का जो हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़े थे Q/ε0। अच्छा, Q क्या होता है? अच्छा, चूँकि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग लैम्डा को डिफाइन कर सकते हैं Q/L। सपोज इस लेंथ की, इसकी जो वायर है इसकी लेंथ L है, Q/L। ठीक है, तो Q को हम लोग लिख सकते हैं λL। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा φ = λL/ε0। अब चूँकि ये जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, इनको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, E × 2πRL, जस्ट अ मिनट। ठीक है, E × 2πRL = λL/ε0। ठीक है, तो ये L विल बी कैंसल आउट, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी λ/2πε0R। ठीक है, ये आपके एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई λ/2πε0R। ये आपकी हो जाएगी E = λ/2πε0R। ठीक है, इसका अगर ग्राफ E का डिपेंडेंसी कैसा है? 1/R की तरह डिपेंडेंसी है। इसका ग्राफ अगर E और R के बीच में अगर आप लोग ड्रॉ करेंगे, E और R के, तो ये कुछ इस तरह से डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा, जैसे जैसे R बढ़ाएंगे उसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर लेगा। अब हम लोग निकालते हैं सेकेंड पार्ट इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट। ठीक है, आपका अगर आपके पास कोई शीट है, ठीक है, ये देखिए आपकी ये शीट है, इस पर सारा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, अगर मुझे इसकी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी हो गई तो ये इसके सिलेंड्रिकल जो इस चार्ज को पर इक्वली इनक्लोज कर ले। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर होगा ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पे पॉजिटिव से आउटवर्ड होगी। ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, n कैप। अब आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड सरफेस है।
ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो मेरा φ1 और φ2 ये मेरा कैसा होगा, φ1 और φ2 की वजह से ही सारी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो हमारा φ1 इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू EA। क्यों? कॉस थीटा हमारा 0 है, कॉस थीटा मेरा होगा यहाँ पे, थीटा मेरा 0 है, थीटा बराबर 0 डिग्री, कॉस 0 हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ मेरा ये हो जाएगा E हो जाएगा, ठीक है। φ1 और φ2 E हो। अच्छा φ3 की हो जाएगा 0 मेरा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि थीटा मेरा 90 डिग्री है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। अब हम लोग नेट फ्लक्स निकालते हैं, φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। तो यहाँ मेरा नेट फ्लक्स कितना 2EA, ये आपका नेट फ्लक्स आ गया, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हम लोग आगे जाते हैं कि गॉस थ्योरम क्या होता है, φ इज इक्वल टू Q/ε0। इस पे चार्ज मेरा है कितना है? Q है, ठीक है। अब चूंकि मेरा सरफेस पे चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A होती है, ठीक है। तो हम लोग इसका Q कैसे σA/ε0, तो ये मेरा φ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ EA इज इक्वल टू सिग्मा, ट्वाइस ऑफ EA इज इक्वल टू सिग्मा A/ε0, सिग्मा A/ε0, ठीक है। चूँकि मेरा ये EA है, ठीक है, यहाँ पे मेरा EA है, ठीक है। तो ये मेरा AA विल भी कैंसिल आउट, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? σ/2ε0। इट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वन थिन शीट। E इज इक्वल टू σ/2ε0, ठीक है, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड शेल, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेरा, ये मेरा सेकंड था पार्ट। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड शेल, ठीक है। ये आपके पास प्लस Q चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी ये आपका स्फीयर है, इस पर सरफेस पे सारा चार्ज पड़ा हुआ है, 12 एक शेल है आपका जिस पे चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे R डिस्टेंस पे, ठीक है, एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे, ठीक है। और ये जो इसका रेडियस है वो R है, ठीक है। अब हम लोग इसकी जो फील्ड निकालते पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है, उसका एरिया वेक्टर भी इस तरह से होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन की सबसे पहले कैलकुलेशन जो हम लोग करेंगे, आउटसाइड की कैलकुलेशन, मतलब R इज़ ग्रेटर देन R, ठीक है, जिसकी रेडियस से बाहर, मतलब उससे बाहर है, ठीक है। तो हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं, φ इज इक्वल टू EA कॉस थीटा, थीटा हमारा 0 डिग्री क्योंकि सेम पैरेलल में है, ठीक है। तो हमारा ये EA हो जाएगा, ठीक है, φ इज इक्वल टू EA, ठीक है। अब सरफेस का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4πr² होता है, φ E इज इक्वल टू E इंटू 4πr²। अब मुझे गॉस थ्योरम से क्या आप लोग जानते हैं, Q चार्ज इनक्लोज्ड बाई ε0 टाइम्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं फाई की, Q/ε0 इज इक्वल टू E इंटू 4πr², ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ठीक है। ये आपकी स्मॉल r डिस्टेंस पे जो है। अब हम लोग ऑन द सरफेस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज ऑन द सरफेस, ठीक है। तो R इज इक्वल टू R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी 1/4πε0 Q/R², ये आपके सरफेस पे आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पार्ट इनसाइड, ठीक है। इनसाइड में क्या होता है, Q इनसाइड मेरा कितना है, क्योंकि शेल है ये, Q इनसाइड मेरा 0 है तो मेरा फ्लक्स 0 है, फ्लक्स 0 है तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका ग्राफ जरा आप लोग देख लीजिए, ठीक है, E और R का ग्राफ जो है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जब ये इसके अंदर है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, फिर यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, KQ/R², ठीक है। फिर उसके बाद ये R² टाइम्स से घट रही है, ठीक है, ये इसकी R² है, फिर उसके बाद ये E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/R², यहाँ पे आपकी सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, KQ/R², यहाँ पे आपकी घट रही है, ठीक है। ये है आपका R इज इक्वल टू R, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच के डिस्टेंस का ग्राफ है। तो आज का ये मेरा पूरा रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।